तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का सेट 2024 का सेट 2 देखेंगे दोस्तों, जिसका कोड है जीबी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए हमारा बहुविकल्पिक प्रश्न पहला दिया है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है हमारा प्रश्न, यानी कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। दिया है, हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या, यानी कि मोल बराबर हमारा फार्मूला होता है, मोल बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणु भार। ये हमारा मोल का फार्मूला होता है। तो जल दिया है तो जल का पहले अणुभार निकालेंगे। तो H2O का अणुभार, तो हम लोग जानते हैं H2O का अणुभार निकालेंगे तो H का 2 होता है, यानी कि 1 होता है, 1 और 2 दिया है, यानी कि 2 H2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस और ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसका भार हमारा 16 होता है। तो हो जाएगा 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। इसका अणुभार 18 ग्राम हो जाएगा। अब कह रहा है 180 ग्राम हमें भार दिया है, तो हमें इसमें दिया है भार बराबर 180 ग्राम। अब चलिए इसमें हम फार्मूला में अपने मान को रख लेते हैं। तो अब देखिए मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार हमारा 180 ग्राम है बटा अणुभार हमारा 18 है। 18 से 18 एक बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा 10 हो जाएगा। मोल हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 10। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ख वाला कह रहा है रो का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रो का एसआई मात्रक के लिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है, रो बराबर होता है RA/L। आर हमारा प्रतिरोध होता है, ए हमारा क्षेत्रफल होता है और यल हमारा लंबाई होता है दोस्तों। तो इससे हम अपना फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए इससे हम लोग अपना फार्मूला निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं आर हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, गुणे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हमारा मीटर स्क्वायर होता है, बटा ये लंबाई है, लंबाई भी हम लोग मीटर से ही मापते हैं तो ये मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि इसका रो का मात्रक हमारा ओम मीटर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गो वाला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है। तो चलिए दोस्तों इसका एक एकदम अच्छे से फार्मूला लिखवा रहे हैं। आप लोग अगर इससे तैयार कर लेंगे तो किसी भी कोटि की अभिक्रिया पूछ दे आप इससे भूलेंगे नहीं। तो चलिए इसका एक सूत्र होता है, सूत्र हमारा होता है एकदम बेसिक सी फार्मूला है दोस्तों, होता है हमारा मोल, मोल पे पावर 1 - n, और होता है लीटर, लीटर पे पावर n-1, और सेकेंड पे पावर -1। ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि n हमारा होता है n बराबर नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर, यानी कि n बराबर हमारा नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1 2 3 से अनंत तक हमारा नेचुरल नंबर होता है। यानी कि n की जगह पर हमें जोन सी कोटि की संख्या पूछे, प्रथम कोटि की संख्या पूछेगा तो 1 मान रखेंगे n के स्थान पर, द्वितीय कोटि की अपक्रिया पूछे तो हम लोग 2 n के नाम जगह पर रखेंगे, तृतीय कोटि की अपक्रिया पूछे तो n की जगह पर 3 रखेंगे। तो हमें पूछा है द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तो यहाँ पर 2 मान रखेंगे। तो चलिए 2 मान रखते हैं, तो हो जाएगा मोल, मोल पे पावर 1 - n का मान 2, यानी कि हमें द्वितीय कोटि की अपक्रिया पूछा है तो 2 रख देंगे n के जगह पर, और हो जाएगा हमारा लीटर, n की जगह पर 2 रख देंगे, -1 हो जाएगा, और सेकेंड पे -1 होगा तो हो जाएगा हमारा मोल, 1 में से -2 जाएगा तो इस पर -1 हमारा आ जाएगा, तो ये लीटर
लीटर पर 1 आ जाएगा। और सेकेंड पे हमारा यही -1 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा मोल पे पावर -1, लीटर पे +1 और सेकेंड पर -1। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलाते हैं कौन है। हमारा हो जाएगा मोल पर -1। देखिए मोल पर, ये देखिए पहला वाला दोस्तों, पहला हमारा सही है। मोल पर -1, लीटर पे 1 और सेकेंड पे -1। ये हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घ वाला क्वेश्चन कह रहा है, घ वाला हमारा क्वेश्चन कह रहा है CR कोष्टक में C2O4 कोष्टक बंद पर 3 माइनस आयन में CR की समन्वय संख्या कितनी होगी। इसमें पूछ रहा है CR की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 2 और चौथा दिया है 3। तो इसकी अगर CR की समन्वय संख्या एग्जैक्ट पूछी जाए दोस्तों, तो हमारा 6 होता है, 6 होता है। जो इसमें हमें दिया नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत दे दिया है दोस्तों। देखिए इसमें भी हमारा दिया है, देखिए घ का यहाँ पर आंसर दिया है सही उत्तर 6, सही उत्तर 6 होगा, लेकिन यहाँ पर गलती कर दिया है। तो हम इसे बना लेंगे हमारा 6, मान लीजिए इसे ही हम लोग 6 बना देंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसे हम लोग 6 बना देंगे, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब चलिए ड वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है RMG यक्ष तथा जल अपक्रिया से बनता है। तो चलिए इसका अपक्रिया करा देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे RMG यक्ष प्लस H2O से अपक्रिया कराएंगे दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं यक्ष का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप, यक्ष का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में जो आते हैं Cl आता है, ब्रोमीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हाइड्रोजन ग्रुप के या हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं। यानी कि यक्ष के स्थान पर इन तीनों को और भी होते हैं, इसे भी रख सकते हैं। तो इसका हम लोग जब क्रिया कराएंगे दोस्तों, तो ये R क्रियात्मक समूह ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, RX से हो जाएगा, RX से क्रिया कर लेगा प्लस इसमें से। अब मान लीजिए यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ पर R चला गया, तो यहाँ पर एक H निकल गया, तो HO इसमें एक बचा, कि हमारा Mg से क्रिया कर लेगा, तो हो जाएगा MgOH। ये हमारा RH और MgOH हो जाएगा, तो ये हमारा RH प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सेकेंड वाला सही हो जाएगा, RH मिलेगा, RH हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए चौथा देखिए, वाला हमारा यानी कि सवाल हमारा कह रहा है 2 डिग्री एमीन है। तो दोस्तों इसे आप लोग हम लोग अच्छे से इसे आपको हम ट्रिक बताते हैं एमीन निकालने के लिए। जहाँ पर भी आपको NH2 दिख जाए, जहाँ पर यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर NH2 हमें दिख रहा है, जहाँ पर भी आपको NH2 दिख जाए वहाँ पर 1 डिग्री एमीन होगा, और जहाँ पर आपको केवल NH दिखाई दे वहाँ पर 2 डिग्री एमीन होगा, और जहाँ पर आपको केवल N दिखाई दे वहाँ पर आपको 3 एमीन हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा दोस्तों, आपका कभी नंबर कटेगा नहीं। जहाँ पर NH2 केवल रहे 1 डिग्री एमीन होगा, जहाँ पर NH हो तहाँ पर 2 डिग्री एमीन होगा, जहाँ पर केवल N हो यहाँ पर 3 डिग्री एमीन होगा। तो इसमें देखिए हमें कह रहा है 2 डिग्री एमीन है, तो हम लोग देखेंगे 2 डिग्री एमीन के लिए NH खोजेंगे कि NH कहाँ पर है। तो देखिए हमारा NH हमारे यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd सही हो जाएगा। अब चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन यानी कि वर्णात्मक क्वेश्चन शुरू होता है। दूसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए।
यानी कि हमें अंतर लिखना है मोलरता तथा मोललता में। चलिए दोस्तों, मोलरता तथा मोललता में अंतर लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे मोलरता तथा मोललता में अंतर। चलिए लिखते हैं, एक को लिख देंगे मोलरता, एक को लिख देंगे मोललता। मोलरता में देखिए, पहला मोलरता को लीटर में मापा जाता है, यानी जो मोलरता होता है, मोलेरिटी इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मोलेरिटी। ये हमारा होता है मोलेरिटी, ये हमारा मोलरता में हो जाएगा। मोलरता को लीटर में मापा जाता है, यानी कि मोलरता का जो इकाई होता है लीटर होता है, और मोललता को विलायक के किलोग्राम यानी कि केजी में मापा जाता है, यानी कि मोललता को केजी में मापा जाता है, यानी कि इसका मात्रक हमारा केजी यानी कि किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा कह रहा है मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होता है, यानी कि कह रहा है मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होता है, और इसमें कह रहा है मोललता में मोललता का मात्रक या इकाई मोल प्रति किलोग्राम होता है। अब देखिए तीसरा कह रहा है मोलरता तापमान में बदलाव के साथ बदलती है, यानी कि अगर मान लीजिए मोलरता है, अगर उसके तापमान में हम कमी कर दें या बढ़ोतरी कर दें तो उसमें उसके साथ उसका तापमान में बदलाव आ जाएगा। और इसमें देखिए तीसरा भी इसमें कह रहा है मोलरता तापमान से प्रभावित नहीं होती है, यानी कि इसका तापमान घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए चौथा कह रहा है मोलरता विलयन के आयतन से संबंधित होती है, यानी कि जो मोलरता होती है वो विलयन के आयतन से संबंधित होती है, और इसमें कह रहा है मोललता विलयन की मात्रा से संबंधित होती है। तो यही दोस्तों हमारा इसमें मोलरता और मोललता में विभेद था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। कह रहा है कि क्या फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्या फेरिक आयन, यानी कि फेरिक आयन का हमारा फार्मूला होता है, ये दूसरा का ख है। फेरिक आयन का हमारा फार्मूला होता है Fe3+ प्लस कह रहा है ब्रोमाइड यानी कि Br- से। अब क्रिया जब करता है तो हमारा बना लेता है, देखिए यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर 3+, तो एक माइनस हो जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा Fe2+। अब हमारा Br, और इसे संतुलित कर देंगे तो 1/2 Br हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है ब्रोमीन में ऑक्सीजन संख्या संभव है, तो इसमें देखिए हमारा Fe0, यानी कि हमारा पहले हम सूत्र अपना लिख लेते हैं दोस्तों। हमारा सूत्र होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए कैथोड, इसमें इसका मान Fe3 बटा करके Fe+2 का मान दिया है और इसका मान दिया है, तो अब इसमें घटा देंगे दोस्तों। तो हमारा कैथोड का मान देखिए दिया है, कैथोड का मान दिया है 0.0771 दिया है, और माइनस, और इसका दिया है Br का मान दिया है 1.09, ये हमारा मान दिया है। अब इसमें से हम घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा ये देखिए 1 है और यहाँ पर 77 है, तो ये दशमलव में है और ये 1 है, यानी कि ये बड़ा है, तो इसमें से घटेगा तो हमारा माइनस में 0.319 बच जाएगा। अब देखिए यह माइनस में आ गया है, अतः यह संभव नहीं है जो हमारा कह रहा है, अतः हम लिख देंगे फेरिक आयन तथा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन
में ऑक्सीकरण संभव नहीं है क्योंकि मेरा मान, यानी कि जो है हमारा मान आया है वह ऋणात्मक है। मेरा जो मान आया है वह ऋणात्मक आया है, अतः यह संभव नहीं हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये संभव नहीं होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी क्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। चलिए दोस्तों इसे लिखेंगे दोस्तों। वेग स्थिरांक वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, उसे ही वेग स्थिरांक कहते हैं। यानी कि वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, उसे वेग स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया का वेग इसका हो जाएगा दोस्तों, अभिक्रिया का वेग अनुक्रमणपाती ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा dx/dt बराबर हो जाएगा। यह अनुक्रमणपाती हटेगा तो यह हमारा पर नियतांक आ जाएगा k, और ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई हो जाएगा। इसका वेग अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सीरियम C परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी क्यों होती है। चलिए दोस्तों इसे लिखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों इसे सीरियम CE का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि सीरियम CE का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनॉन, यानी कि ZE को जेनॉन कहते हैं। जेनॉन 4f1 5d1 6s² होता है, इसलिए इसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, जबकि +4 ऑक्सीकरण संख्या अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनॉन 4f पर 0, 5d पे 0 और 6s 0 हो जाता है। इसी के कारण CE की +3 व +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी होती हैं दोस्तों। इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा का कह रहा है समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे भी हम लोग अच्छे से लिखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों इसका आंसर समन्वय संख्या किसी उपसहसंयोजक यौगिक में धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने भी उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो इस प्रकार के संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। यानी कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक में धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने भी उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो इस प्रकार के बनाए गए यौगिकों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे में लिख देंगे K4Fe(CN6), ये हमारा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। चलिए दोस्तों इसका हम लोग संरचना सूत्र लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तीसरा का ख हमारा कह रहा है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल का संरचना लिखना है। तो लिखेंगे पहले का प्राथमिक बेंजीलिक एल्कोहल, प्राथमिक बेंजीलिक एल्कोहल का संरचना बनाएंगे दोस्तों। तो हमारा इसका संरचना इस प्रकार से बनता है। ये हमारा बेंजीलिक का संरचना हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा प्राथमिक बेंजीलिक एल्कोहल का संरचना हो गया दोस्तों। अब इसमें द्वितीयक का लिखना है। तो चलिए द्वितीयक का लिखते हैं। लिखेंगे
द्वितीयक बेंजीलिक एल्कोहल। इसका आप संरचना बनाएंगे दोस्तों। इसका संरचना हमारा इस प्रकार से होता है और इस पे हमारा 2 CH लग जाता है। इस पे 1 CH लगा है तो इस पे 2 CH लग जाएगा तो हमारा द्वितीयक हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा C, इधर से OH और इस पे एक और CH3 लग जाएगा। इसे आप एक बार और बनाते हैं दोस्तों। ये हमारा ऊपर ही बन गया है। ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर C लग जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और इधर से हमारा CH3 लग जाएगा। यही हमारा द्वितीयक का हो जाएगा, ये वाला। ये द्वितीयक बेंजीलिक एल्कोहल हो जाएगा। अब चलिए तृतीयक लिखते हैं तो हो जाएगा तृतीयक बेंजीलिक एल्कोहल। अब इसका हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो इसका हमारा बनेगा इस प्रकार से। यहाँ पर 3 यानी कि 3 कार्बन बनाना पड़ेगा हमें। तो ये C हो जाएगा, इधर से OH को जोड़ देंगे, इधर से CH3 जोड़ देंगे और ऊपर से CH3 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी कि हमारा तृतीयक बेंजीलिक हो गया। ये यहाँ पर देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन, यहाँ पर हमारा द्वितीयक बेंजीलिक बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 कार्बन है, यानी कि प्राथमिक बेंजीलिक एल्कोहल बन जाएगा। तो ये हमारा इसका संरचना हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका हमारा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग दोस्तों लिखेंगे दोस्तों कि एल्कोहल में यानी कि एल्कोहल में क्वथनांक कार्बन परमाणु के कारण संख्या में वृद्धि के साथ वांडर वाल्स बलों में वृद्धि होने से बढ़ते हैं। समावयवी एल्कोहल में शाखन में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण संगुणन के गुण या हाइड्रोजन आबंध में कमी आ जाती है। एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों। एल्कोहल में क्वथनांक यानी कि एल्कोहल में क्वथनांक कार्बन परमाणु के कारण संख्या में वृद्धि के साथ वांडर वाल्स बलों में वृद्धि होने से बढ़ते हैं। समावयवी एल्कोहल में शाखन में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण संगुणन के गुण या हाइड्रोजन आबंध में कमी आ जाती है। इसी के कारण हमारा ये शाखन बढ़ने पर कम हो जाता है। चलिए दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है घ वाला आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए दोस्तों आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। आरएनए पर हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे आरएनए की खोज यानी कि आरएनए की खोज जिसने किया था, आरएनए की खोज सबसे पहले 1889 ईस्वी में, यानी कि आरएनए की खोज सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में रिचर्ड आल्टमैन ने की थी। यानी कि आरएनए का खोज 1889 ईस्वी में रिचर्ड आल्टमैन ने किया था। अब देखिए दूसरा हमारा आरएनए डीएनए से निर्देश लेता है। यानी कि जो आरएनए का फुल फॉर्म होता है रियाक्सी न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये हमारा हो जाएगा आरएनए डीएनए से निर्देश लेता है। यानी कि जो आरएनए होता है वो डीएनए से निर्देश लेता है और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है और हमारे प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो अब अगला देखिए आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। यानी कि जितने भी जीवित कोशिका हैं जिसमें जान है, जिसमें वृद्धि होती है, उसमें आरएनए उपस्थित होता है। अब देखिए अगला हमारा आरएनए चीनी रिबोज फास्फेट और नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन
ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल से मिलकर बना होता है। यानी जो आरएनए होता है चीनी रिबोस फास्फेट और नाइट्रोजनिस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल से मिलकर बना होता है। ये हमारा आरएनए होता है जिससे ये सब मिलकर बना होता है। चलिए दोस्तों, ये हमारा ख़त्म हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां जो हमारा बचा है इसे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।